मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि पता है कि टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो पॉलिटी का टेस्ट लेकर उपस्थित है। पहला जो टेस्ट था अपलोड हो गया था, उसमें आप लोगों ने टेस्ट दिया भी था। एक बात आप लोगों को बताना है कि आप लोग जो ये टेस्ट देते हो, तो कुछ बच्चे डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में टेस्ट देते हैं, और कुछ लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। तो जो लोग डाउनलोड करते हैं उनसे ये कहना है कि आप पहले वीडियो को कम से कम 1 मिनट चला लिया करिए, उसके बाद आप डाउनलोड कर लिया करिए। क्योंकि आप लोग चलाते नहीं हो, डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हो, तो इससे व्यू नहीं आता है। तो 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट चलाकर उसके बाद डाउनलोड कर लिया करिए, तब टेस्ट दिया करिए। आप चाहे जैसे टेस्ट दीजिए, तो आप अगर थोड़ी देर चला के या फिर डाउनलोड जब भी कर लो, डाउनलोड करने के बाद टेस्ट दे लो। जब भी आपको मौका मिले, कम से कम कमेंट में अपना नंबर तो लिखो, कितना आ रहा है, पता तो चले कितनी तैयारी है आप लोगों की। तो चलो आपको नियम थोड़ा बता देते हैं। यहाँ 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में अगर आप 8 से 10 के बीच में सही कर रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। अगर आप 6 से 8 के बीच में सही कर रहे हो तब भी आपकी तैयारी ठीक मानी जाएगी। लेकिन अगर आप 4 से 6 या फिर इससे कम सही कर रहे हो तो आपको और मेहनत करके 8 से 10 या फिर 6 से 8 के बीच में आने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पीछे रहोगे तो पेपर में गलती हो सकती है। चलिए, अगर चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारी करते हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवा मतलब जब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो वो कहाँ वकालत कर सकता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों में, किसी भी न्यायालय में नहीं? सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। एक बात याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पदमुक्त होने के बाद सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकते या फिर किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत भी नहीं कर सकते। पद मुक्त होने के बाद इस प्रकार के नियोजन की आशा से अप्रत्यक्ष रूप से उनकी स्वतंत्रता कम हो जाती है और वह कार्यपालिका पे असर होता है। मतलब कि अगर उन्हें पता हो कि हम ये कर लेंगे, अगर हम रिटायर होंगे तो ये करेंगे, तो वो कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से वो न्याय नहीं कर पाते। इसलिए इन सब से उनको अलग रखा गया है, वो लाभ का पद नहीं धारण कर सकते। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही है, किसी भी न्यायालय में नहीं, वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा सचिवालय किसके द्वारा सीधे नियंत्रित होता है? गृह मंत्रालय के द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। लोकसभा अध्यक्ष अपनी प्रशासन संबंधी शक्तियों के तहत लोकसभा सचिवालय पर सीधे नियंत्रण करता है। लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार देता है? अल्पसंख्यक को मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है। 19, 26, 29, 30? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि वो अपने मनपसंद का शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करें, उन्हें संचालित कर सकते हैं। दरअसल अनुच्छेद 30 द्वारा धर्म भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने तथा उसे प्रशासित करने का अधिकार देता है। वो अपनी रुचि के अनुसार कोई भी शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उन्हें प्रशासित भी कर सकते हैं। तो आप जानते हो धर्म के नाम पर कई भी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान है? अनुच्छेद 369, 370, 371, 372? सोचिए किस अनुच्छेद में है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 371 है। अनुच्छेद 371 जो है विभिन्न राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए संसद को शक्ति देता है।
आप यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में, अनुच्छेद 371 ए नागालैंड के बारे में, 371 बी असम के बारे में, 371 सी मणिपुर के बारे में, 371 डी आंध्र प्रदेश के बारे में, 371 एफ सिक्किम के बारे में, 371 जी मिजोरम के बारे में, 371 एच अरुणाचल प्रदेश, 371 आई गोवा के बारे में विशिष्ट प्रावधान करता है। तो यह अनुच्छेद जो 371 है यही कई राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। और दरअसल जो 369 है, 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति और समवर्ती सूची के विषय में काम करने की शक्ति दी है। और 370 जो है, 370 आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो कि इस समय खत्म कर दिया गया, आप पढ़े होंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? अगर भारत एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकारी जनता है, जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। सोचिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन सी सही है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। दरअसल भारत एक गणतंत्र है का अर्थ यह है कि ऐसे राज्य से है कि एक ऐसा राज्य जिसका प्रमुख निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुक्रम, मतलब कि जिसका प्रमुख निर्वाचन के माध्यम से चुनकर आता है, ना कि वंशानुक्रम। क्या होता है जानते हो आप? जैसे कि एक आदमी राष्ट्रपति बन गया, अब इसके बाद इसका बेटा राष्ट्रपति बनेगा, इसके बाद इसका बेटा राष्ट्रपति बनेगा, मतलब एक ही पीढ़ी के लोग एक ही पद पर बने रहें, तो वो होता है वंशानुक्रम। तो ऐसा तो भारत में होता नहीं। जिसके जो प्रमुख होते हैं चुन कर आए, वह वंशानुगत ना हो, वही गणतंत्र का अर्थ होता है। तो यहाँ पर यही है, भारत का जो राष्ट्र प्रमुख होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है। तो ऑप्शन सी सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? कौन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्त उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आकस्मिक रिक्त में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्य में विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना। सोचिए राज्यसभा के एकांकित मतलब एक शक्ति के रूप में कौन आता है, उसके अंतर्गत कौन आता है, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के बारे में। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन ए सही है। ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राज्यसभा को अगर लगे कि कुछ नई सेवाओं की जरूरत है, नई जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हैं ना, ISPC आप देखते होंगे, IAS, IFS, IPS, तो ऐसी ही नई अखिल भारतीय सेवाओं का अगर सृजन करना हो तो राज्यसभा के पास ये पावर है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 312(1) के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित या एक से अधिक भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए, तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है और वह इसे कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है कि राज्यसभा एकांकित शक्ति में के अंतर्गत क्या आता है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का वो सृजन कर सकता है। ऑप्शन ए सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत का कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, ए और सी दोनों में, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, ए और सी दोनों में। दरअसल जब आप भारत का प्रस्तावना पढ़ोगे, संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे, तो उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म की उपासना आदि शब्द ऐसे लिखे गए हैं जो एक राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए ही लिखे गए हैं। तो प्रस्तावना में तो है ही
साथ में ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उसमें भी ऐसी बातें कही गई कि जो कल्याणकारी राज्य की बात करें तो ऑप्शन ए और सी दोनों ही कल्याणकारी राज्य होने का विचार देते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1947। सोचिए कब पारित किया गया था। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन बी सही है, 22 जनवरी 1947। दरअसल कहानी समझिएगा, जब संविधान सभा की बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, फिर 11 दिसंबर 1946, उसके बाद 13 दिसंबर 1946, आपको अगर याद होगा, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य क्या, जिसे आप उद्देश्य प्रस्ताव कहते हो, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो आज प्रस्तावना के रूप में सामने आया है। और वही उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। और वही उद्देश्य प्रस्ताव के तहत आप प्रस्तावना पढ़ोगे, पूरे संविधान का निचोड़ उसमें है। तो उसे जब मंजूरी मिलेगी तभी तो पता चलेगा ना संविधान को कब पारित किया जाएगा, मतलब प्रस्ताव कब पारित किया जाएगा, वही चीज यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन बी सही है। 22 जनवरी जब 1947 को नेहरू जी के उद्देशिका को, उनके उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी मिली, तभी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित हो गया था। ये ऑप्शन बी सही है। बस कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, अगर आप जनरल चीजें रट के बैठे रहते हो, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये सब चीजें समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में कहाँ उल्लेखित है? मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में, आर्थिक अधिकार में। सोचिए कहां पर है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन बी सही है, नीति निर्देशक तत्व में। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ग में 39 ग, एक मिनट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(3) घ, ये पूरा सब सेक्शन में रख के लिखा गया, इसीलिए तो अनुच्छेद बढ़ गए ना। जब 395 थे, आज 464-65 के आसपास पहुंच गए, तो उन्हीं में संशोधन कर करके उन्हीं में जोड़ दिया गया है। तो 3 घ के अनुसार पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान, मतलब मेल और फीमेल दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। मतलब ये नहीं कि पुरुषों को वही कार्य करें पुरुष तो उनको ज़्यादा वेतन दें, और महिलाएं वही काम करें तो उनको कम वेतन दें। दरअसल बहुत सारे पदों में, बहुत सारी फैक्ट्रियों में, बड़े पदों पर पुरुषों को ज़्यादा वेतन देते हैं, और उसी पद पर किसी दूसरी कंपनी में कोई महिला है उसे कम वेतन देते हैं। तो यह नियम बनाया गया है कि समान कार्य अगर दोनों कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। ये नहीं कि महिलाओं को कम दें और पुरुषों को ज़्यादा दें। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 में यह व्यवस्था किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाए। अनुच्छेद 40 में क्या है नीति निर्देशक तत्व में? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अनुच्छेद 40 में क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जो है अनुच्छेद 40 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो हालांकि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, लेकिन वह पद जो खाली हुआ है उसे कितने समय में भर देना चाहिए? 1 माह, 9 माह, 3 माह, 6 माह। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन डी सही है। एक मिनट, यहां पर ऑप्शन डी सही है। दरअसल राष्ट्रपति का पद खाली होते ही 6 महीने के अंदर उसे भर देना चाहिए। यही व्यवस्था संविधान में की गई। एक चीज, दूसरी चीज एक याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता कभी। जैसे ही राष्ट्रपति का पद मान लो महाभियोग या फिर मृत्यु या फिर किसी भी वजह से पद खाली हुआ, तो उपराष्ट्रपति उस पद पर आसीन हो जाता है, और वो तब तक उस पद का कार्यभार देखता है जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर ना आ जाए। पद कभी खाली नहीं होता, लेकिन वो जो रिक्ति बनी हुई है उसके लिए चुनाव कर लेना चाहिए 6 महीने के अंदर। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आपके नंबर अच्छे आए होंगे। अगर आप चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला टेस्ट लेकर फिर उपस्थित होंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको, आज ही पंचायत से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट का वीडियो अपलोड किया जाएगा,
और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीपी में और लेखपाल में खास करके आते हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पंचायत से बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं जो कि ऐसे होते हैं जो हम लोग कभी सुने नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग ग्राम पंचायत में रहते तब भी नहीं सुने रहते, इसलिए उनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक वीडियो और बनेगा, वो नगर निगम पे बनेगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि नगर निगम के बारे में भी आप अच्छे से नहीं जानते, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। वहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, वो आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और अगला वीडियो हो सकता है हिस्ट्री का भी हो, तो अच्छे से पढ़िए, और जो चीज़ें ना पता हो उनको आप कॉपी में, जहाँ अगर यहाँ से मिले तो उसको कॉपी में ज़रूर लिखिए और रिवीजन करते रहिए, बैठिएगा मत। अगर बैठ गए आप तो पीछे रह जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।